नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी से अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, वोट अधिकार की यात्रा निकालते हैं, लेकिन वोट चोरी की बातें उनकी पार्टी के लिए शर्मिंदगी की वजह बनती जा रही हैं। उनके करीबियों ने ही इसकी हवा निकाल दी है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी जी। इनसे समझते हैं कि राहुल गांधी किस वोट चोरी की बात कर रहे हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। जी धन्यवाद। धन्यवाद। शिवम जी, अमित मालविया ने जो जानकारी साझा की है और चुनाव आयोग की वेबसाइट से मिलान भी किया है, तो आप बताइए चोर कौन हुआ? मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, कांग्रेस जैसे पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से उत्साहित है, ऐसा उत्साह 2024 जून के चुनाव के बाद दिखाई दिया था, जब लगभग 15 दिन के लिए 99 सीट के साथ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे। अब वैसा ही उत्साह दोबारा से कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है। उसे ये लग रहा है, देखिए राहुल गांधी की जो आदत है ना, वो ऐसी है जैसे एक बच्चा होता है ना, उसे नया नया खिलौना मिलता है, उससे 10 दिन 15 दिन वो बहुत अच्छे से खेलता है। उसके जी बाद जब उसका मन उब जाता है तो वो उस खिलौने को खोलता है और फिर उसे जोड़ जी नहीं पाता, तो वो उस खिलौने को फेंक देता है। वही स्थिति राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी को हर 15 दिन हर महीने में एक नया मुद्दा चाहिए होता है। अभी उनके हाथ एक नया खिलौना लगा है, वोट चोरी का। और वो यही कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लेकर जिस तरीके से वो मैदान में उतरे हैं। अब पूरा प्रयास तो उन्होंने किया कि माहौल बना दूं। क्या है कि राहुल गांधी के जो आसपास के सलाहकार हैं, वो शायद उन्हें सलाह नहीं देते हैं, या दे नहीं पाते हैं, या देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी को वो सही फीडबैक होगा, सही तरीके से काम होगा, तो इनकॉम्पिटेंट लोगों की जगह नहीं बचेगी ना। तो वो क्या जमीनी हकीकत है, वो राहुल गांधी को शायद अवगत नहीं कराते हैं। और कौन है सलाहकार? पवन खेड़ा, सुप्रिया सिनेत, आपका केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, यही 4 नाम है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, इन्हीं सलाहकारों में से एक सलाहकार फंस गए हैं, जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो स्पोक्स पर्सन बनते हैं, जिनके लिए संबित पात्रा ने कहा था कि भैया शीला दीक्षित के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया, वो वाले पवन साहब हैं, वो फंस गए हैं। जो अमित ये हैं, बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं, आप उनका ट्वीट भी चला सकते हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि जो पवन खेड़ा हैं वो दिल्ली में रहते हैं। अब उनके जो दो दो वोटर आईडी कार्ड हैं, ऐसा हमने पिछली बार कब सुना था? ऐसा सुना था तेजस्वी यादव के बारे में, उनके भी 2 एपिक नंबर थे। ऐसे ही जो पवन खेड़ा साहब हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके भी 2 एपिक नंबर हैं, एक्टिव नंबर पाए गए हैं, यानी 2 एक्टिव वोटर आईडी कार्ड है। पहला जो आप स्क्रीन पे चला रहे हैं, जंगपुरा की सीट है, वहां पे उनका वोटर आईडी बना हुआ है, खेड़ा सन ऑफ एचएल खेड़ा, एपिक नंबर है XHC 1992338। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है 41, जंगपुरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निजामुद्दीन ईस्ट। अब दिक्कत क्या है, पवन खेड़ा साहब यहां किस लिए फंस गए हैं कि अब जो पहचान पत्र होता है ना, उस पर आपका फोटो होता है। ये वो दौर तो है नहीं 1980 का 70 का, जब आपका फोटो पे, पहचान पत्र पे फोटो नहीं होता था, तो आप कुछ भी कर सकते थे। तो पवन खेड़ा साहब कह सकते थे ये तो कोई पवन खेड़ा होगा जिसके पिताजी एचएल खेड़ा है, मेरे से मैच नहीं होता। लेकिन वो फंस गए हैं। और जो दूसरा, देखिए एक वोट तो किसी का भी हो सकता है। अब जो एक और वोटर आईडी कार्ड है उनका, जो जिसमें भी पवन खेड़ा सन ऑफ एचएल खेड़ा, जिनका एपिक नंबर है SJE0755-967, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40, नई दिल्ली, काकानगर, सीरियल नंबर 28। दोनों मिलान हो चुके हैं, दोनों पे एक ही व्यक्ति की फोटो है, और दोनों का मिलान बहुत सारे फैक्ट चेकर्स ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से कर दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या पवन खेड़ा 2-2 जगह वोट डालते थे? क्या इसीलिए जो कांग्रेस है वो विरोध कर रही है एसआईआर की, कि इसी तरह के जो फर्जी वोटर हैं वो बाहर निकल जाएंगे? देखिए, सवाल यह है कि राहुल गांधी एक मुद्दा लेकर चले एसआईआर का, फर्जी वोटर का, कि एसआईआर के विरोध में एक तरीके से शुरू किया। आप अपना होमवर्क नहीं कर पा रहे, आप ये नहीं तय कर पा रहे कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्या वो
सही है या नहीं। देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी मिशन को लेकर चलते हैं, किसी काम को लेकर चलते हैं, एक होमवर्क करके चलते हैं, एक टीम तैयार होती है जो पूरा होमवर्क करती है, उसकी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, तब जाकर कहीं कोई चीज आती है। राहुल गांधी किस अनप्रोफेशनल, नॉन सीरियस वे में काम करते हैं, ये इस मुद्दे में आपको पता लग जाएगा। आप जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जो मुद्दा आपकी राजनीतिक प्राणवायु है, जिसके आधार पर आप ये मानकर चल रहे हैं मेरा राजनीतिक रिवाइवल होगा, और जो आपके सिपह सालार हैं, जो आपके साथ हैं, जो आप जिन्हें सबसे ज्यादा आपने भरोसा जताया, जिनको आगे किया, वही इस मुद्दे में आग लगा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। यही नहीं है, इसके अलावा जो पवन खेड़ा है, उनकी एक बहन थी रूपम खेड़ा, उनका दुखद निधन हो गया कोरोना के दौरान। उनका वोटर आईडी भी अभी एक्टिव है। जो इनकी वाइफ का तो नाम डिलीट हो गया है से, लेकिन जो इनकी सिस्टर हैं, लेट सिस्टर है, उनका नाम अभी भी चल रहा है। और जब पवन खेड़ा से इस पर राय ली गई तो पवन खेड़ा डिनाई नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ है, कि मैंने तो कंप्लेंट दी थी जी, ये दी थी जी। मतलब वो जलेबी तलना कार्यक्रम शुरू हो गया, वो राहुल गांधी वाली जलेबी नहीं, जो हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे हरियाणा वाली फैक्ट्री। तो पवन खेड़ा उसमें कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, वो भी जलेबी तलेंगे अब, और वही तल रहे हैं। तो आप ये समझिए, आप राहुल गांधी जी एक मुद्दा लेकर चले कि भैया हमने 45 दिन लगाए, 100 लोगों की टीम लगाई, इतने लोग लग गए, महापुरा से हमने जानकारी निकाली, फला जंगे से हमने जानकारी निकाली, आपने पूरी दुनिया घूम ली। वो दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई। जो आपके बराबर में बैठा उससे भी पूछ लेते, भाई तेरा तो नहीं है, या इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं उनके तो नहीं है। और एक और चीज बता देता हूं आपको, हो सकता है कि कांग्रेस में से ही किसी ने ये जानकारी लीक करी हो सकता है जयराम रमेश हो सकता है सुप्रिया सिन्हा हो, क्योंकि कंपटीशन तो आगे बढ़ने का इन्हीं में से है। अब अचानक से कैसे अमित मालवीय को याद आ गया, भैया मुझे पवन खेड़ा की ढूंढनी है, हजारों लाखों कार्यकर्ता है कांग्रेस के अंदर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से इसमें लीक भी हुआ होगा। तो ये जो अंदरूनी टसल है वो भी आपको इसमें दिखाई देगी। तो राहुल गांधी और उनकी टीम जिस नॉन सीरियस तरीके से चल रही है, राहुल गांधी 10 दिन के लिए गए बिहार में, अगले का पूरा चुनाव का प्रचार का बंटाधार करके आ गया। ये खेल है पूरा का पूरा। तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी की अभी जो पवन खेड़ा हैं उनको एक नोटिस सर्व हुआ है, आप वो नोटिस भी चला सकते हैं। 8 तारीख तक उन्हें उसके ऊपर जवाब देना है कि आपके जो दो एपिक नंबर चल रहे हैं, दो वोटर आईडी कार्ड चल रहे हैं, कि भैया इसके ऊपर जस्टिफिकेशन दीजिए। लेकिन एक दिक्कत है, जस्टिफिकेशन तो इनके नेताजी राहुल गांधी ने ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था, राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि 7 दिन के अंदर बताइए, नहीं बताते तो आप झूठ बोल रहे हैं। जब देखिए, जैसा नेता वैसी प्रजा, जैसा नेता जैसा नेतृत्व करता है ऐसी सेना। तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं तो पवन खेड़ा क्या करेंगे, वो भी यही करेंगे, घुमा फिरा के। देखिए, क्योंकि ऑफिशियल के वहां पे इलेक्शन कमीशन ने वर्बली कहा था, बिना नाम लिए कहा था, यहां नाम लेकर रिटन में कंप्लेंट है, तो पवन खेड़ा को देना पड़ेगा। और रही बात राहुल गांधी, इनसे पहले जयराम रमेश ने जवाब नहीं दिया। जयराम रमेश ने कहा था ना कि 100 डीएम से बात हो गई अमित शाह की, पूछा गया था ना कौन से 100 डीएम है जिनकी अमित शाह जी से बात हो गई है, जवाब दीजिए। वो नहीं जवाब दिया। और वोट चोरी की बात वो कर रहा है जिसकी माताजी इस देश की नागरिक ना होते हुए 1980 में वोट डाल देती है। वोट चोरी की बात वो कर रहा है जहां प्राइवेसी में वोट डाला जाता है, वहां इनकी माताजी, इनके पिताजी और एक अभिनेता खड़े होकर एक साथ वोट डाल रहे हैं। वोट चोरी की बात वो कर रहा है जो 14/1 से जिसके पूर्वज चुनाव हारे हों और एक उन्हें नहीं मिला था, एक किसी और को मिला था, उन्हें तो 0 मिला था, वो प्रधानमंत्री बन गए हों, वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से दंभ भरा जा रहा है कि 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी, देखिए इसके ऊपर हम एक अलग डिटेल शो करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप करिए जी, पीछे क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीजें चल रही हैं जो ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। ये सब अब क्योंकि आप इलेक्टोरली नहीं जीत पा रहे, आइडियोलॉजिकली नहीं जीत पा रहे, ग्राउंड पे आप सेंटिमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो आप एनआरकी, ये क्लासिक केस है
अमेरिकन एजेंसी क्या करती है पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया में वही चल रहा है, बांग्लादेश में वही हुआ है, भारत को वही बनाने का प्रयास है। लेकिन मैं क्या, राहुल गांधी की किस्मत ही शायद इतनी खराब है, बंदा करने कुछ जाता है, हो कुछ जाता है। वो वोटर आईडी की बात करने चला, लेकिन जो बराबर में बैठा है उसकी फर्जी निकल आई। सही बात है। तो मुझे तो किस्मत ज्यादा खराब लगती है एजेंडा से। भाई कई बार अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, मतलब आप में कैपेबिलिटी है, तो गलत मुद्दे को भी आप आगे ले जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो हर जगह फेल हो जाता है, तो शायद किस्मत ही साथ नहीं है। तो राजनीति से पहले थोड़े होम हवन करा ले, वो ज्यादा जरूरी है राहुल गांधी। बाकी पवन खेड़ा जिस तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, बाकी तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। और देखिए, इंस्टीट्यूशंस ढंग से काम करते तो ये स्थितियां ही ना आती। बहुत मौके दिए गए राहुल गांधी को, जयराम रमेश को, हर एक को कितने मौके दिए जा रहे हैं। अरे सोनिया गांधी को छोड़ दिया गया फर्जी अपनी शैक्षणिक योग्यता दिखाने के नाम पर। अगर वहीं से एक्शन शुरू हो जाते तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि ये स्थितियां आज आती ही ना, कि देश को एनआरकी की तरफ धकेलने का इनका एक तरीके से कह सकते हैं वो कॉन्फिडेंस ही ना पाता। तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए। आप करके दिखाएंगे ना तो लोगों का अपने आप कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाएगा। आप नहीं करेंगे, ऐसे ही टाला मटोली होगी, तो राहुल गांधी की जो बातें हैं ना वो और बलवती होती चली जाएंगी। जी सही कह रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता है ये पवन खेड़ा, ये तो बड़ी ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे हैं, लेकिन देखिए खुद ही कहाँ पकड़े गए हैं। और राहुल गांधी की आप कह रहे हैं कि किस्मत, तो ये मुझे लग रहा है कि ये अपनी पार्टी के लिए पनौती बने हुए हैं। अब देखिए वहां अपने मंच से, इन्हीं के मंच से प्रधानमंत्री जी की माता जी को क्या क्या नहीं कहा गया। अब इसमें आगे क्या होगा? ये जो इन्होंने गलती करी है, मैं उस पर कमेंट चाह रही हूँ। ये जो इन्होंने वहां रायता बिखेर दिया है, अब आगे क्या होगा? देखिए, रायता नहीं बिखेर दिया है, जो बुफे की पूरी वो थी ना टेबल, वो पलट दी है। इस व्यक्ति ने वो काम किया है। देखो आपको बताता हूं, दरअसल बिहार में गलती क्या हो गई गठबंधन से। जो पीक आना था ना चुनाव का, वो पीक आना चाहिए चुनाव के बीच में, चुनाव से एन पहले भी आपकी कैंपेन का। वो पीक ऑलरेडी आ चुका है इस गठबंधन का। आपके यहाँ शादी है शाम को, और सारे बाराती सुबह से डांस करना शुरू करते तो दोपहर या शाम तक तो थक जाएंगे। और शादी में कौन नाचेगा? शादी में तो फिर कोई और ही आके नाचेगा। वही हो रहा है बिहार चुनाव में, ये सारे सुबह से शाम तक नाच लिए। अब मोदी जी चुनाव मैदान में उतरे हैं, और किस्मत इनकी खराब ऐसे है, कभी मणिशंकर अय्यर, कभी दिग्विजय सिंह, कभी कोई ना कोई लूज बॉल इन्हें देता ही देता है। और मोदी जी उसकी बनाई फ्री हिट और दे छक्का। यही मामला इस मामले में हुआ है। उनके मंच से, जहां राहुल गांधी का जो मंच था, जहां उनके पोस्टर बैनर सब लगे थे, उनकी पार्टी का जो मंच था, वहां से बाकायदा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब खबरें यह है कि प्री प्लान था, इसकी बाकायदा रिहर्सल की गई थी, वीडियो रिकॉर्ड करके इसे सारे में फैलाने का काम था। अपने जो वोटर वर्ग है, क्योंकि जो खास तरह का वोटर वर्ग है उसे खुश करने के लिए, आप समझ रही है ना मैं किस वोटर की बात कर रहा हूं, कि जो मोदी और योगी को गाली देने के बाद खुश होगा। ये प्लान था पूरा, लेकिन वो बैकफायर हो गया। अब मोदी जी ने उसे अपने हिसाब से, अपने लिए जिस तरीके से आगे बढ़ाया है। तो भैया राहुल गांधी 10 दिन के लिए गया बिहार, तो जो मैं आपके यहाँ कई बार बोल चुका हूं, जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां हुआ बंटाधार। राहुल गांधी वो कार्यक्रम वहां ऑलरेडी करा चुके हैं। तो राजनीतिक रूप से जो तेजस्वी यादव की थोड़ी बहुत कुछ बची थी, वो सारा का सारा निपटा दिया है। जो कुछ बचा है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए तैयार हैं। उन्हें पता है, योगेंद्र यादव तो पिच सेट कर रहा था अखिलेश के लिए, राहुल गांधी मोदी जी के लिए करके चले गए। और आपके पिछले एपिसोड में कहा था मैंने, जो चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश होना था, वो राहुल वर्सेस मोदी हो गया है। और अब उसका करिश्मा आप देखिए कि क्या बिहार के अंदर जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। और राहुल गांधी किस तरह के अनप्रोफेशनल, नॉन सीरियस बयान है। क्या कह रहा है वो, कि इनकी सरकार आ जाएगी, आपका वोट चोरी हो जाएगा, तो अडानी अंबानी आपका राशन कार्ड उठा के ले जाएगा। अरे भाई, अडानी अंबानी तुम्हारे राशन कार्ड का क्या करेगा? मतलब उसे राशन की लाइन में लगना है क्या? अभी तक तो तुम वो कह रहे थे कि वो अवैध भंडारण कर रहा है, किसान आंदोलन उनके लिए लाए गए हैं, और अब वो राशन कार्ड की 5 किलो के लिए 5 किलो की लाइन में लगेगा राशन कार्ड लेके। तो
आप अपने मुद्दों को ही पहले तय कर लें कि किस दिशा में जाना है। जी शिवम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए ये बात जो हुई है प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर के, जो गाली दी गई है, कहीं भी देश के किसी भी कोने में खड़े होकर के अगर ये ऐसी बात होती है तो ये निहायत ही गलत तो है ही है, मतलब शर्मिंदगी भी दे रहा है। लेकिन इन्होंने उस धरती से ये बात कही है जहाँ पर अभी नवरात्र आने वाले हैं, वहाँ छठ मैया की पूजा होती है, मतलब महिला को बहुत आदर दिया जाता है। और देखिए इन्होंने ये काम करके एक ग्राउंड तैयार कर दिया है। इसी बात को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जी शिवम जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, उनकी जो राजनीतिक ताकत है ना, बहुत कम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, वो महिलाएं हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल दिया, उनको एम्पावर किया, शराबबंदी पीने वाले को भले ही पसंद ना आए, लोग कहें स्मगलिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन महिलाओं का एक बड़ा तबका उससे खुश है। ऐसे ही अपनी बहुत सारी केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन महिलाओं को साथ लेकर चलते हैं। और जहां नीतीश और मोदी मिल जाते हैं और उन महिलाओं, कुछ नीतीश के कैंप से कुछ मोदी जी के कैंप से जब वो मिक्स होती है ना, तो रिजल्ट वो आता है कि 2024 के चुनाव में जब सब जगह उत्तर भारत में आपको नुकसान हो रहा था, तो बिहार में नहीं हुआ। आपने उसी जो कोर वोट बैंक है उसको इग्नाइट कर दिया है। आपने एक महिला जो अब इस दुनिया में नहीं है, 100 वर्ष की महिला थी, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री छोड़िए, किसी की भी माता जी हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, आप उसके लिए भरे मन से लाखों लोगों के बीच में अगर गाली गलौज करेंगे, तो आप समझिए कि आप किस तरीके से अपनी, इसी चीज से तो डरती है पब्लिक। अखिलेश ने 2017 के चुनाव में क्या कहा था? आ रहे हैं अखिलेश। 2022 में क्या कहा था? आ रहे हैं अखिलेश। पब्लिक ने कहा अच्छा अखिलेश आएगा, वो डर के मारे उसने जो नहीं भी दबा रहा था बटन उसको दबाया, अच्छा अखिलेश आ जाएगा। वही तो यहां हुआ। अच्छा ऐसा तेजस्वी यादव आएगा, ऐसा तो उसके पिताजी हुआ करते थे कभी। अभी एक आज तक की एक पत्रकार हैं, वो बता रही थी कि क्या अंतर होता है अखिलेश यादव और मोदी जी की रैली में। कि सुबह मोदी जी की रैली थी बनारस, जब मैं उसे कवर करने गई तो मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया गया, मैं जल्दी चली गई और आराम से कवर किया। जो कार्यकर्ता थे, पब्लिक थी, सब सपोर्ट कर रही थी। और जब अखिलेश यादव की रैली उसी दिन उसी शहर में शाम को होनी थी, मैंने चैनल को फोन किया, मैं इसे कवर नहीं कर सकती, मैं सेफ नहीं हूं। सेम टू सेम वो बिहार है। तभी फोटो डाली थी ना, 3 भाई तीनों तबाही, उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी बैठे थे। अब सवाल यह है, वो अपनी पार्टी को ही तबाही करने में जो लगे हों, तो अब उसका तो अलग अलग मतलब आप निकाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मोदी जी की माता जी के लिए जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आप मोदी के खिलाफ बोल दीजिए बिहार में, गाली मतलब आप विरोध कीजिए, वो अलग बात है, गाली गलौज मोदी जी के लिए कर देंगे ना, वो भी सहन नहीं हो रहा। और वहां तो आप उनके परिवार, उनकी माता जी और वहां तक चले गए हैं, तो अब सोचिए आपको कितना बड़ा नुकसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही गलत हुआ। अच्छा देखिए, इन्होंने अब ये आने वाले टाइम में क्या कहेंगे, यहाँ पर चोरी हो गई, लेकिन इन्होंने खुद प्लेट में सजा करके दे दिया है। फिर महाराष्ट्र वाला खेल नहीं होता, वो आपको नजर आ रहा है बिहार में। देखिए निश्चित तौर पर महाराष्ट्र वाला खेल वहां पर होगा, हरियाणा वाला, महाराष्ट्र वाला, सब कुछ होगा वहां। और अभी तो ओबीसी की कोई बात नहीं कर रहा, अभी तो वो पट्टा भी तो मैदान में आएगा। अभी तो सीमांचल में, जहां इन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद है, जहां सबसे ज्यादा समय इन्होंने यात्रा में निकाला, भाई 5 सीट तो पिछली बार वो भी जीता था जब तेजस्वी की आंधी थी। अब तो तेजस्वी का वो एक तरीके से वो औरा भी नहीं है जो पिछली बार था। कुछ तो वो भी करेगा, मान लीजिए सीट 5 जीती, लेकिन बहुत सारी सीटों में वोट भी तो काटेगा वो। अगर 30-40 सीट पे भी लड़ा तो 25-30 सीटों का तो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देगा। ऊपर से जो एक और व्यक्ति है जो गदा उठाए घूम रहा है, वो तेज प्रताप यादव है। उन्होंने तो ये तय कर लिया भैया, जैसे वो कहते थे ना काशीराम, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। उसने पहले वाला तो मिस ही कर दिया, कह रहा सीधा डायरेक्ट दूसरा हराने के लिए लड़ूंगा।
एक ने कह दिया आपकी बात तेजस्वी सरकार भाई चुप हो जाओ, आरएसएस का आदमी है, पुलिस से पकड़वा दूंगा। ये मतलब किस हद तक अपने भाई का नाम सुनकर वो व्यक्ति परेशान है कि राम को वनवास हुआ था ऐसी मुझे है। उसके बाद रोहिणी आचार्य जो बहन है क्या कह रही है, पहले तो शब्दावली पर ध्यान दीजिए, वो ही कह रही है अभी तो शादी नहीं हुई है, कैसे पता लगेगा कि आगे क्या होगा। मैं वो कहना नहीं चाहता जो उन्होंने कहा जी। यानी बहन साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है। जिस तरीके से संजय यादव ने पार्टी के ऊपर कब्जा किया है, पिता कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर पिता सही में अभी पार्टी को चला रहे होते ना तो राहुल गांधी वाला जो नाटक हुआ है ना करने नहीं देते। इसका मतलब लालू यादव की पार्टी पे पकड़ नहीं है अब, क्योंकि वो अगर हम लोग इतना समझ पा रहे हैं तो वो हमसे ज्यादा बेहतर उस जमीनी हकीकत को समझते हैं। जो कांग्रेस के साथ ये सब लवी डवी चल रहा है ना, कांग्रेस सारा हाईजैक करके ले गई, यानी कि लालू के हाथ से बात निकल गई है, यानी परिवार में झगड़ा है, तो अब तेजस्वी के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। जी शिवम जी, लालू यादव तो सिर पीट लिया होगा उन्होंने, ये मंच से जब गाली सुनी होगी तो किसने ये हमारा तो भट्टा बिठा दिया। लेकिन लालू यादव या तो वो पार्टी पे वापस से क्लेम करें, परिवार की जो सुलह है वो करवाएं बैठकर, तब जाकर तो स्थिति ठीक हो सकती है। हाँ, तेजस्वी ने जाते जाते कुछ हल्का सा डैमेज कंट्रोल ये करा कि जो आखिरी रैली थी, आरा में शायद रैली थी, वहां से एक तरीके से ये इनडायरेक्ट मैसेज देने में वो कामयाब रहे कि मैं सीएम कैंडिडेट हूंगा। इसके अलावा कोई टेक अवे नहीं है इस पूरी की पूरी यात्रा का, कुछ भी ऐसा हासिल नहीं है जो वोट में तब्दील हो। जिस तरह का हुड़दंग हुआ, जिस तरह का मैसेजिंग गई, और चीजें थोड़ी सी अब बीजेपी और जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इस पूरे के पूरा जो हो रहा है अब इनकी तैयारी है उसके हिसाब से अब अपना, हाँ तो कुल मिला के ये कह रहा था कि अब जो इन्होंने कर दिया है उसके हिसाब से अब बीजेपी अपना स्ट्रेटेजी बनाएगी, उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। और सीट शेयरिंग तो हो भी चुकी है लगभग एनडीए में। हाँ मतलब ये तय हो गया लगभग कौन कितने पे लड़ेगा। अभी तो इधर फुटबॉल है, कांग्रेस कहेगी मुझे 100 चाहिए, वो कहेंगे हम तुझे पिछली बार 70 भी फालतू दे दी थी। अभी तो जूता वहां बजेगा ना। अभी तो सही कह रहे हैं। अभी वो सीन देखने में बड़ा आनंद आने वाला है सीट शेयरिंग पे। अभी तो जितने खलियर यूट्यूब सब लगे, अरे राहुल ने कह दिया मोदी चीन में हिल गया, मतलब राहुल गांधी ने पटना ये बक्सर आरा में कुछ कहा और मोदी तिनजांग में हिल गया। ये पूरा का पूरा चला रहे हैं, लाखों व्यूज आ रहे हैं, पब्लिक खुश है। और जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कुछ और मुद्दा चलाने लगेंगे। तो अभी देखिएगा, चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होना है, मजा आ रहा है, खूब जूता चलेगा, जूतों में खीर बटेगी, कहना वो वाली स्थिति आने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जूतों में खीर बटेगी। और आपने मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि शिवम जी का अपना चैनल है, शिवम चौधरी ऑफिशियल, तो आप वहां भी इनको जाकर के सुन सकते हैं। और ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।